हेलो एवरीवन, कम्युनिस्ट लीगल नैरेटिव आज आप लोगों के साथ आप लोगों की सेमेस्टर जर्नी में भी साथ चलने को तैयार है। राइट, जैसे कि हम लोगों ने एंट्रेंस की तैयारी कराई थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी, जिसमें से बहुत सारे लोग आप लोग जो कि हमारे चैनल से पढ़ करके सेलेक्ट भी हुए और हमको शायद जानते भी हो। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम कृपा शंकर पांडे है और आप जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल का नाम, उस प्लेटफॉर्म का नाम लीगल नैरेटिव है। ठीक है, आज हम सबसे पहले पहला वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब हम एक वीडियो में एक यूनिट पूरी डिस्कस कर लिया करेंगे, यानी कि एक पूरे सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 4 वीडियो होगा, 20-20, 25-25 मिनट का वीडियो होगा। देखिए, ये वीडियो ऐसा है कि ये सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता आपके उसका क्या कहते हैं उसको, क्लास लेक्चर का सब्स्टिट्यूट तो खैर नहीं हो सकता जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन लेकिन ये आपको एग्जाम में 8.5 सीजीपीए तक दिलाने के लिए एकदम से इसमें कोई कमी ही नहीं। राइट, तो इस चीज के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, हम आप लोगों के लिए एक बाकायदा नोट्स भी बना करके तैयार करके रखे हुए हैं, जिसका पीडीएफ फॉर्मेट तैयार है। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम की लिंक दिख रही है, उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना है और वहां से क्या कर लेना है आपको, वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे रेडी टू यूज। मतलब हर एक यूनिट का 4-4, 5-5 पेज का नोट्स है। आप उसको क्या करोगे, ले जाओगे, मतलब प्रिंट कराओगे, डाउनलोड करके प्रिंट कराओगे और उसके बाद में क्या कर लोगे, उसको रट्टा मार लोगे यार, देख लोगे क्या करना है। मतलब समझ रहे हो, हम मेहनत करने के लिए बैठे हैं तो आप क्यों मेहनत करोगे, क्यों आप नाजायज में 25 किताबें पढ़ोगे और दुनिया भर की बवाल करोगे। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले हम आज इस लेक्चर में, जो कि वही 15-20 मिनट का होने जा रहा है, उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो उसमें जो बताया गया है कि नेचर वोचर डिस्कस करना है, वो यूनिट 1 का पॉइंट नंबर 1 है। कॉन्स्टिट्यूशन 1, यूनिट 1 का पार्ट नंबर 1, दैट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, 15-20 मिनट में आपको पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप पढ़ने बैठोगे अपनी बुक लेकर के या ऐसा कुछ नोट्स हमारा पढ़ने बैठोगे, वो तो देखो, ये लेक्चर और वो नोट्स, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, तो इनको जरूर पढ़ना। मतलब अगर हो सकता है कई बार आप नोट्स को पढ़ के भी ना समझ पाओ, तो उन चीजों को क्या करना है, आपको यहाँ से रिलेट कर लेना है। प्लस आपको अगर कुछ चीजें लगती हैं क्लास में कि अभी सुन करके हमें लिखना चाहिए, तो लिख लिया करना। राइट, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या थे। सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें 20वीं शताब्दी का मिड 20th सेंचुरी चल रही थी। मतलब कि 1946 से लेकर दिसंबर 1946 से लगा करके 1950 तक, 24 जनवरी 1950 तक अपना ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ बनाने का और लास्ट में उसमें साइन और स्टैंप लगाने का ये सब काम चलता रहा। अब बात आती है कि इसके फीचर्स क्या थे। तो मैं कुछ आपको 10-12 फीचर बताऊंगा, जिनको आप फीचर के नाम से ऐसे याद रखोगे और उसको क्या कर लोगे आप, उससे अपना जो नोट्स होगा उससे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर लिया करोगे। राइट, तो सबसे पहला कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है नंबर 1, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड, माय डेट इट इज नंबर 1, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर लिख रहा हूँ, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे कर लो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, तो अब साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, उसका नंबर 1 होगा कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको जब, हाँ, अब इसमें बात आएगी कि इस पॉइंट तो आपको याद रख जाएगा, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि यही काम आएगा एग्जाम टाइम पे। और सारी कहानी तो याद रहती है बट हेडिंग नहीं याद रहती, तो क्या आप, मैं इस पे हेडिंग लिखूंगा और बाकी की स्टोरीज आपको बताता चलूंगा धीरे धीरे, जिससे आपके दिमाग में एक स्टोरी लाइन बन जाए। तो सर आइवर जेनी ने इसको कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, and it
कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं बेटा? इसमें 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स हैं। और कितने से स्केड्यूल है? आप कमेंट सेक्शन में बताओ कितने स्केड्यूल्स हैं। बिल्कुल सही, 8 स्केड्यूल्स। ये बताओ, ये जो 8 स्केड्यूल्स थे भैया, ये स्टार्टिंग में थे कि अभी ये स्टार्टिंग में थे? अभी 12 स्केड्यूल, कितने स्केड्यूल है? 12 स्केड्यूल। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा। और ये आर्टिकल भी, नंबरिंग तो अभी भी लास्ट नंबर का जो अपना आर्टिकल है वो 1995 ही है, लेकिन उसके बीच में इन बिटवीन जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आर्टिकल 51 कैपिटल ए जोड़ा गया है, उसी तरह से बीच बीच में जो फिलर के काम किए गए हैं उनसे इनकी नंबरिंग नहीं बढ़ी। ओवरऑल तो 400 के ऊपर निकल गए हैं, ठीक है, 450 800 के आसपास है, लेकिन जो अभी भी लिखा जाता है काउंटिंग नंबर है वो भी कितना है? 395। तो इसे कहा जाता है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेटा लार्जेस्ट बन क्यों गया? क्योंकि जब अपने फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे इसको, तो उन्होंने जितने भी उस समय के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सबको पढ़ा, और उनमें जितने अच्छे अच्छे फीचर थे, जितने भी अच्छे अच्छे फीचर्स थे उनको क्या कर लिया? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया, लिख लिया। भैया जब तुम 25 जगह से कॉपी करोगे अच्छी अच्छी चीजें, तो बड़ा हो ही जाएगा ना। बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप अपना डॉक्यूमेंट, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क बनाते होगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग से कॉपी करते हो तो अपने आप बड़ा हो जाता होगा। अगर आपको 30 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है, आपको 40 पेज का बन जाता होगा, तो उसको किसी तरह से रिड्यूस कर दोगे। भाई साहब को क्या दिक्कत थी, इनको क्यों रिड्यूस करना था? राइट। तो आइवर जेनिंग, इसमें ये नहीं लिख दो कि आइवर जेनिंग है, इसने कहा आइवर जेनिंग। ठीक है, ये एक, सॉरी सॉरी, कुछ कुछ की प्रोविजन, कुछ कुछ की नाम याद रखने हैं आपको, राइट। आप बाकी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए, मतलब डिटेल में पढ़ने के लिए मतलब आपको उसमें जाके लिखना क्या है वो हम नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, राइट। नोट्स कहाँ पे मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। नंबर टू ये है कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसी गवर्नेंस की बात करता है, कैसी कंट्री की बात करता है? तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करता है। कैसी की बात करता है? सॉवरेन। सबसे पहले तो ये सॉवरेन की बात करता है कि अपना जो कंट्री है वो कैसा होगा बेटा? सॉवरेन होगा। दूसरा कैसा होगा? ये सोशलिस्ट होगा। तीसरा कैसा होगा? सेकुलर होगा। सेकुलर, सोवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, और क्या होगा? डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आप क्या करेंगे इसमें बेटा? जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड ऐड किया गया है बेटा, एक से ऐड किया गया है, ये सब आप उसमें अपने आंसर कॉपी में मेंशन करोगे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये इसको किया गया है। नंबर दो फीचर हो गए। अब देखो, अगर आपको देखो T1 में, जब आप T1 का एग्जाम दे रहे होगे उसमें 750 वर्ड में लिखना होता है, लेकिन माइंडेड आप उसमें कभी ये मत देखना कि 750 वर्ड हो गए कि नहीं होगा। आप जो कॉपी आपको मिलती है पूरी कॉपी भर देना, क्योंकि कॉपी भरने का नंबर मिलता है, बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट और ये सब ज्ञान का नंबर नहीं मिलता, राइट। कॉपी भरने का नंबर मिलता है। अब बात आएगी कि कॉपी भरोगे कैसे? भैया क्या करना है आपको? सॉवरेन को भी एक्सप्लेन कर देना, सोशलिस्ट को भी एक्सप्लेन कर देना, सेकुलर को भी एक्सप्लेन कर देना, हम बता देंगे आपको उसमें। हमारे नोट्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डेमोक्रेटिक को भी एक्सप्लेन कर देना, रिपब्लिक को भी एक्सप्लेन कर देना, राइट। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरा फीचर हो गया। तीसरा फीचर बेटा अपना हो जाएगा कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अपना अपना जो इंडिया है वो रिपब्लिकन टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो, सॉरी प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह में होता है। ठीक है, अपना जो इंडिया है वो कैसा फॉलो करता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट। अब इसको आप एक्सप्लेन करोगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे? क्योंकि अपने अपने इंडिया में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है,
कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। और इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। जब हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होगा तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है, राइट। तो ये याद रखना। नंबर 2, ये हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। अब क्या होता कि अब इसमें जब मान लो कि आपको बड़ा इसका आंसर लिखना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्या कर देना है? कंपेयर कर देना है। बता देना है कि इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों सेपरेट सेपरेट होते हैं। यूएस में क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट दोनों सेम सेम होते हैं। और वहां पे प्रेसिडेंट होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है। ये सारी चीजें आप बता दोगे, राइट। किसी को कोई डाउट? नंबर 4 किसी को अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम उसको आंसर कर देंगे मिलकर। हमारी पूरी लीगल नैरेटिव की टीम मिलकर के आंसर कर देगी, रेडी। नंबर 4 सॉरी नंबर 4 बेटा, नंबर 4 है अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है क्या? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड। ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स, अब इसको एक्सप्लेन करते टाइम पे हम बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। दीज आर अगेंस्ट स्टेट प्रोवाइड किए गए हैं। स्टेट कैन नॉट मेक लॉज व्हिच वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स। ये सारी बकवास नहीं, मतलब अच्छी अच्छी चीजें, मतलब तड़काऊ भड़काऊ चीजें बताएंगे। फिर उसके बाद में बताएंगे कि दीज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल, इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लगा करके आर्टिकल 35 तक कौन क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ये है इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट है। इनके इन्फोर्समेंट के लिए हम उसी पार्ट 3 के आर्टिकल 52 में जा सकते हैं और रिट इश्यू करा सकते हैं। अब इसी में आप लोग क्या कर लोगे? जब फंडामेंटल राइट के साथ ही 5 रिट होते हैं, वो कहां पे प्रोवाइडेड है बेटा? आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड। इन 5 रेट इसमें है आर्टिकल 32 में, सॉरी आर्टिकल 32 में बेटा, आर्टिकल 32 में क्या है? रेट्स। क्या है? और ये रेट्स कौन कौन तरीके की होती है बेटा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कोई। बिल्कुल सही, 5 तरीके की रेट्स की बात अपना कॉन्स्टिट्यूशन करता है। कौन कौन से? मैंडेमस की बात करता है। पहला मैं लिख देता हूँ, मैंडेमस। मैंडेमस क्या? किसकी बात करता है बेटा? मैंडेमस। एम यू एस ठीक है, मैंडेमस। ठीक है। नंबर 2 हेबियस कॉर्पस। किसकी बात करता है? नंबर 2 हेबियस कॉर्पस। नंबर 2 हेबियस कॉर्पस। हो गए 5 होते हैं। नंबर 1 मैंडेमस, नंबर 2 हेबियस कॉर्पस, नंबर 3 प्रोहिबिशन। फिर क्या हो जाएगा बेटा? प्रोहिबिशन। ठीक है। 3 हो गए, मैंडेमस हो गया, हेबियस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया। नंबर 4 क्या होगा? सर्सियोररी। सर्सियोररी, सीईआर, सर्सियोररी, सीईआर, सीओ, सर्सियो क्या हो गया? सर्सियोररी, CERTIO RARI, सर्सियोररी, रारी। ठीक है। 4 हो गए। 5वां है क्वा वारंटो। किस अधिकार से? क्वा वारंटो, क्यू यू ए, क्वा वारंटो, WARRANTO, WARRANTO। ठीक है। 5 इस फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि ये दीज फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल एंड जस्टिसेबल अगेंस्ट द स्टेट, राइट। When they are enforceable and justiciable, then how can you enforce them? You can enforce them while approaching to the Supreme Court of India under Article 32 of the Constitution. And Supreme Court, by means of these 5 writs, that is mandamus, habeas corpus, prohibition, certiorari, warranto, issue अगेंस्ट दी, किसके अगेंस्ट इश्यू करेगा? अगेंस्ट दी स्टेट इश्यू कर देगा और आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगी, राइट। अब ये रेट कौन इश्यू कर सकता है? और ये रेट बेटा आपको ये हाई कोर्ट भी इश्यू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226 में। लेकिन आर्टिकल 226 के अंतर्गत जो रेट जुरिस्डिक्शन है वो बहुत बड़ा रेट जुरिस्डिक्शन है।
उसको जो अपनी हाई कोर्ट है वो और भी चीजों के लिए इश्यू कर सकती है, राइट। किसी और भी राइट्स को क्या कहते हैं, इन्फोर्स कराने के लिए कर सकती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी को अगर इन्फोर्स कराना है तो आप 32 में नहीं जाओगे, क्योंकि वो अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा, पहले फंडामेंटल राइट था, अब क्या है वो, अभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसको इन्फोर्स कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द हाई कोर्ट, नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। नंबर 5, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि अगर नीचे लिखूंगा तो आपको शायद ना दिखे, ठीक है। तो मैं अभी 5th वाला यहाँ पे लिखूंगा, ऐसे लिखता जाऊंगा नीचे नीचे, देखो 10-15 बताऊंगा, और इन्हीं 10-15 को फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन T1 में आपकी यही पूछा जाएगा, आप सब लोग यही लिख के आओगे, राइट। नंबर 5, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं। DPSPs are contained under part 4 of the Constitution of India, right? They are they are non-enforceable, non-justiciable, ठीक है। और इनको ग्रैनविले ऑस्टिन ने क्या कहा था, सोल ऑफ द स्टेट। ग्रैनविले ऑस्टिन, देख लो, ग्रैनविले ग्रैनविले ऑस्टिन, बेटा इन्होंने क्या कहा था इसको, डीपीएसपी को सोल ऑफ द स्टेट कहा था, क्या कहा था, सोल ऑफ द स्टेट। अब आप ये वर्ड अगर लिख दोगे, ये लिख दोगे कि पार्ट 4 में पाया जाता है, आर्टिकल 36 से लगा करके 51 तक, उसमें ये लिख दोगे कि क्या कहते हैं, ये स्टेट को एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, मतलब स्टेट को बताते हैं कि आप क्या क्या काम कर सकते हो, और ये लिए कहाँ से गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ये याद रखना बहुत जरूरी है, लिए हैं बेटा आयरलैंड से, ठीक है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा अगर जान लोगे तो क्या हो जाएगा, आप बहुत ही अच्छे से इनको आंसर कर पाओगे, राइट। नंबर 6 बेटा है, नंबर 6 है अपना यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज। बेटा सफरेज का मतलब होता है, सफरेज का मतलब होता है, सफरेज मतलब होता है वोट देने का अधिकार। क्या 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 देने का अधिकार बेटा होता है, वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि जितने भी लोग एडल्ट है, एडल्ट मतलब 18 साल के ऊपर है, जैसे आप, मैं हुआ, आपके बगल वाला जो बैठा हुआ है वो हुआ, एग्जाम में जो आपके आगे बैठेगा पीछे बैठेगा वो हुआ, ये सब क्या है, आप सभी 18 साल से ऊपर हो, आप सभी लोग एडल्ट हो, सारे एडल्ट को इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आपने 18 साल की उम्र क्रॉस कर ली है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपको राइट मिल जाएगा क्या करने का, वोट देने का, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहते हैं, राइट। नंबर 7, नंबर 7 फीचर क्या हो जाएगा बेटा, नंबर 7 जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो हम अभी यहाँ पे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लेंड है, किसका ब्लेंड है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है, ब्लेंड है रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का, ब्लेंड है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब हेडिंग डालोगे, ये हेडिंग डाल करके फिर उसके अंदर लिखोगे। अब ये बात कहां से आती है भैया, क्या कहते हैं, रिजिडिटी की बात कहां से आती है और फ्लेक्सिबिलिटी की बात कहां से आती है भैया। रिजिडिटी का मतलब होता है, रिजिडिटी का मतलब होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं जिनको चेंज कर पाना आसान नहीं होता है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनको चेंज कर पाना आसान नहीं है, कुछ तो चेंज हो ही नहीं सकते, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी हैं जिनको आप अमेंड करने के लिए आपको कुछ भी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है, आप क्या कर लोगे, आप बहुत इजीली, मतलब पार्लियामेंट अपने आप पार्लियामेंट अपनी स्पेशल मेजोरिटी के साथ उसको क्या कर सकती है, पास कर सकती है और अमेंड कर सकती है, राइट।
लेकिन इसलिए इसको कहा गया ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि कुछ चीजों को तो आप अमेंड इजिली कर सकते हो, कुछ चीजों को अमेंड करने के लिए आपको बहुत रिगरस प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई फेडरल फीचर को अमेंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पार्लियामेंट पास करेगी विद स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद में 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को अपनी सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा गया ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? क्या कहा गया बेटा? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आप इस चीज को एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि एक ही आंसर लिखना होगा T1 में आपके। और अगर ये आप तब देख रहे हो जब आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है, उसमें भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो खूब लिखना, मतलब जितना लिख सकते हो, लेकिन हाँ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलता है, राइट? नंबर 8 क्या हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना सबको? कोई चीज अगर नहीं समझ में आई होगी तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या कर लेना है, पूछ लेना है। नंबर 8, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। क्या है बेटा ये? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, टेंडेंसी, ठीक है? इस वर्ड का मतलब ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर सारे, जितने फेडरल फीचर होने चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दो पॉलिटी होनी चाहिए, स्टेट पॉलिटी, सेंट्रल पॉलिटी, सब कुछ है इंडिया में। लेकिन इसमें जो सेंटर है, सेंटर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है इन कंपैरिजन टू स्टेट। अब स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी में बेटा आप क्या एग्जांपल ले सकते हो? जैसे जब बात आती है इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में किसके सारी पावर किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास चली जाती है। और सेंटर किसको रेगुलेट कर रहा होता है? स्टेट को रेगुलेट कर रहा है, राइट? तो इसीलिए कहा गया है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, राइट? नंबर 9, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नंबर 9, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है? अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेटा क्यों जरूरी है? सबसे पहले आपको पता होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में है। सेपरेशन ऑफ पावर में चेक एंड बैलेंसेस बनाने के लिए आपको, जैसे एग्जीक्यूटिव होती है कई बार वो मनमानी करने लगती है, तो जब एग्जीक्यूटिव मनमानी करेगी तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट, मान लो लेजिस्लेचर कोई मनमानी करे तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसीलिए बनाई जाती है कि वो चेक एंड बैलेंसेस का काम करे। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी बनाने के लिए इंडिया में क्या क्या किया गया? इंडिया में बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं, जैसे कलीजियम सिस्टम है इंडिया में। जो जो जजेस होते हैं, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, कलीजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट होते हैं। कौन से सिस्टम के द्वारा बेटा? कलीजियम सिस्टम। कलीजियम की स्पेलिंग होती है COLLE, COLLE, कलीजियम लिख देता हूँ, COLLEGUIM। क्या होता है? GUIM नहीं, GIUM, 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 कलीजियम सिस्टम। इस कलेजियम सिस्टम के द्वारा बेटा जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। नंबर 2, इनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होती है, मतलब कि एक बार इनको अपॉइंट कर दिया गया तो इनको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट बाय द प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ द जजेस, व्हिच इज क्वाइट टफ, बहुत टफ है। इम्पीचमेंट नहीं होता, आप लोग कई बार सुने होंगे कि जजेस का इम्पीचमेंट नहीं, इनका रिमूवल होता है। कौन कौन से आर्टिकल में होता है? आर्टिकल 124 की खुद बताता है, आर्टिकल आर्टिकल 124। और हाईकोर्ट के केस में ये है 218, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 किसकी बात करता है बेटा? ये बात करता है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात करता है, गारंटीड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो अगर 60 साल पे रिटायर होने हैं, 60 साल पे होंगे, 62 पे होना है, 62, 65 पे होना, 65 पे होना, राइट? आप उनको नहीं ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, उनको रिमूवल करने के लिए बहुत टफ प्रोसेस चाहिए होता है, राइट? नंबर 2 हो जाएगा कि नंबर 1 होगा इनका कलीजियम से अपॉइंटमेंट होता है। नंबर 2 इनका फिक्स टेन्योर है, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है बेटा कि इनके कंडक्ट को, जो जजेस होंगे
चाहे वो हाई कोर्ट के हों चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके जजेस को पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में बेटा कभी डिस्कस नहीं किया जाएगा। वो कौन सा आर्टिकल बताता है? ये सब आर्टिकल उसमें आप मेंशन कर देना आंसर में अपने। आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 है। और कौन सा आर्टिकल है बताओ बेटा तुम? हाँ 211। 211 हाईकोर्ट के केसेस में लागू होता है, 111 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में लागू होता है। किसके केस में लागू होता है बेटा? 121 सुप्रीम कोर्ट के केसेस में लागू होता है, और 211 किसके केस में लागू होता है बेटा? बिल्कुल सही, हाई कोर्ट के केस में लागू होता है। नंबर 4, इनका जो एक्सपेंडिचर होगा, इनका जो सैलरी होगी उसको घटाया नहीं जा सकता। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट। पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर में इस पे वोटिंग नहीं होगी। इनको कहां पे बताया गया है? आर्टिकल 146। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हो गया। हाई कोर्ट का किस में बताया गया बेटा? आर्टिकल 229 में बताया गया। इसमें आर्टिकल 229 में बताया गया। आर्टिकल 146 में सुप्रीम कोर्ट का बताया गया है कि इनकी सैलरी वैली को डिमिनिश नहीं कर पाओगे, बढ़ाना हो बढ़ा दो, घटा नहीं सकते। और उसी तरह से 229 में बताया गया हाई कोर्ट की सैलरी बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते। राइट, ये बात समझ में आ गई। नंबर नेक्स्ट यानी नंबर 5 इसी में इनकी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के लिए क्या है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं इनको इनके मतलब ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि जब ये रिटायर हो जाएंगे तो प्लीड मतलब जो वकील जो एडवोकेट काम नहीं करेंगे। ये इसका काम कहां पे बताया गया है? आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 का क्लास 7 बताता है, और हाई कोर्ट के केसेस में आर्टिकल 220 बताता है, 220। तो ये होगी हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात। नंबर कौन सा था? नंबर 9 था। नंबर 10 है बेटा सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप नंबर 10 है अपना सेकंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप। नंबर 10 सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप यूपी के हो तो यूपी की सिटीजनशिप है आपके पास और इंडिया की दो सिटीजन नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर यूएस के सिटीजनशिप हो साइमल्टेनियसली आप इंडिया के भी सिटीजन हो सकते हो, नहीं। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी और कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते। इसीलिए कहा गया है इंडिया में बेटा एक सिंगल सिटीजनशिप है कि आपको सिर्फ आप इंडियन सिटीजन हो, ना कि आप यूपी के सिटीजन हो, ना कि आप बिहार के सिटीजन हो, ना कि आप आसाम के सिटीजन हो, ना कि आप तमिलनाडु या केरला के सिटीजन हो। आप सिर्फ इंडिया के सिटीजन हो, और किसी भी दूसरे कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप चाहते हो तो आपकी सिटीजनशिप इंडिया वाली चली जाएगी। राइट। नंबर 11, इट इज ए सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर स्टेट, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेकुलर स्टेट की बात बताता है बेटा, सेकुलर स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये बात नहीं बताई गई है इंडिया के स्टेट रिलीजन क्या होगा। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बेटा? एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट, या एक सेकुलर स्टेट की परिकल्पना करता है। नंबर 12 क्या हो सकता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज ये किसमें है? आर्टिकल 51 कैपिटल ए में है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और आप लोग क्या करो, अगर अगर पॉसिबल हो, बहुत मुश्किल नहीं है यार, याद कर सकते हो तो याद कर लेना। राइट, कितनी फंडामेंटल ड्यूटी? 11 है। इनिशियली ये 10 ही थी लेकिन इनको बढ़ाया गया है। ठीक है, किसके? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा बढ़ाया गया है और 11 कर दिया गया है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट हमारा हो गया 13वां। 13वें नंबर का है बेटा ये कि इसमें इमरजेंसी प्रोविजन किया गया है। कैसा प्रोविजन किया गया है बेटा बताओ? 13 नंबर इमरजेंसी प्रोविजन है। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल कहां से कहां तक? आर्टिकल 352, 356, 360। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप जब इसमें इमरजेंसी बताने लगना और आपके पास स्पेस बच रहा है, जगह बच रही, तो सब एक्सप्लेन कर देना। ये नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है, कभी नहीं लगी है, बहुत बार लगी है, 3 बार लगी है। ठीक है, ये सब बता दोगे। नंबर नेक्स्ट क्या बता
अपना कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ कहाँ पे हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू एक तो आर्टिकल 13 में हो सकता है, आर्टिकल 13 में, और कहाँ हो सकता है? 32 में हो सकता है, और भी जगह पर हो सकता है जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये कुछ बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिनको आपको जानना ही जानना चाहिए, राइट? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ। अब आप दूसरा अपना ये जो है अपने इस यूनिट का जो दूसरा पार्ट है वो बात करता है प्रियम्बल की बात करता है। प्रियम्बल कि प्रियम्बल के बारे में भी बताना है। तो अगर प्रियम्बल तो खैर पूछा जाएगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रियम्बल के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। आप चाहो तो यहीं पर वीडियो बंद कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रियम्बल भी पढ़ना चाहते हो, थोड़ा जानना चाहते हो, देख लो प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल अपना कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, इसे बला बला बहुत सारी चीजें कहता है। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेजर कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पूछा क्या जा सकता है, ऐसे T1 में आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों को टेलीग्राम पे अपने दे देंगे। ठीक है, कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब सबसे पहले पूछेगा कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या चीजें इनकॉर्पोरेट करता है। तो सबसे पहले वो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। क्या बताता है बेटा? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट आर द मेजर कमिटमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल। तो उसमें से क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा कि ये बताता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली ही लाइन लिखता है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved। इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन को किसने दिया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया ने दिया है, राइट? किसी को कोई डाउट? किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ। अब बात आती है दूसरी चीज कि अपने प्रेमबल ने और क्या क्या बताया है। तो अपना प्रेमबल बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पॉलिटी किस तरह की होगी। नंबर 2, it provides about the government and quality ऑफ इंडिया। इंडिया की बेटा, इंडिया की पॉलिटी कैसी होगी, इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी वो कैसे फंक्शन करेगी, उस चीज के बारे में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है और अपना प्रीएम्बल बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है ये भी, केशवानंद भारती केस में बोला गया। तो सबसे पहले हमने उसमें अभी फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ लिया है। ये बताता है सबसे पहले इंडिया क्या होगा, ए डालना ऐसे हेडिंग, सॉवरेन होगा। फिर बी डालना सोशलिस्ट, फिर सी डालना सेकुलर। ऐसे कर करके सारी चीजें को क्या कर लेना बेटा, लिख देना। डेमोक्रेटिक हुआ, रिपब्लिक हुआ, दुनिया भर का जितना भी बवाल हो सकता है सब लिख देना। ठीक है, फिर एक बात बताता है राइट्स ऑफ द पीपल के बारे में। नंबर 3 अपना एक प्रेमबल की ऐसे ही अभी और लिखना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, बहुत सारी चीजें तो बताता है ना वो। नंबर 3 बात करता है राइट्स ऑफ द पीपल के। अपना जो प्रेमबल है उसमें जब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो बताता है कि एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। फिर बात करता है क्या क्या चीजें सिक्योर करेंगे, तो बात करता है जस्टिस की, लिबर्टी की, इक्वलिटी की। किसकी? लिखो, राइट्स ऑफ द पीपल की बात करता है। नंबर 3 राइट्स ऑफ द पीपल है। अभी ये राइट्स ऑफ द पीपल में बेटा 4 चीजों की बात करता है, जस्टिस की बात करता है। मैं इधर लिखता हूँ, इसको ऐसे मैं ऐसे करके ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें बात करता है नंबर ए जस्टिस की। किसकी? जस्टिस। नंबर बी जस्टिस की हो गई, फिर लिबर्टी की बात किया है अपना फ्रेम। किसकी बात किया है? लिबर्टी। जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस की बात किया बेटा? तो जस्टिस में सोशल जस्टिस की बात किया जिसमें रिजर्वेशन और ये सब दुनिया भर का आता है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया है कि सबको फ्रीडम होगा ट्रेड करने का, प्रोफेशन करने का। फिर पॉलिटिकल जस्टिस, किसी को के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि लिख देता हूं खैर इसको, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। जस्टिस में किसकी? सोशल, सोशल
इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल है। और लिबर्टी, लिबर्टी में बेटा लिबर्टी ऑफ थॉट, कि हम सोच क्या रहे हैं, एक्सप्रेशन बोल क्या रहे हैं, बिलीव फेथ एंड वर्शिप, सब लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव फेथ एंड वर्शिप। नंबर सी इक्वालिटी, ये लिख देता हूं। नंबर सी ये इक्वालिटी की बात करता है। इक्वालिटी किस चीज की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। स्टेटस की इक्वालिटी, किसी कोई भी यहाँ पे अपने पूरे इंडिया में कोई भी ये नहीं है कि हायर स्टेटस का है ये लोअर स्टेटस का है, नहीं, सब लोग क्या है, इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको नौकरी का अगर वैकेंसी निकलता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, राइट। फिर बात करता है ये नंबर डी, नंबर डी फ्रेटर्निटी की बात करता है बेटा, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बेटा, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रदरहुड होता है। और इस ब्रदरहुड को एश्योर करने का काम कौन करता है? अपना प्रियम्बल करता है। वो कहता है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। अपने एश्योर करेगा, किस चीज को एश्योर करेगा? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को एश्योर करेगा। और क्या एश्योर करेगा? इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बना रहे, इस चीज को वो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करने की कोशिश करेगा। तो ये था अपना कि ये प्रियम्बल, सॉरी, हाँ, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बेटा बहुत सारे केसेस हुए हैं। केसेस का नाम अगर आप चाहो तो लिख लो, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, खैर, लेकिन लिखो, आप लोग अगर लिखना चाहो तो लिखो। प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, तो लिखो, पहला केस लिखो, रे बेरुबारी वर्सेस रे बेरुबारी यूनियन, इन रे बेरुबारी यूनियन, इन रे, नंबर वन, इन रे बेरुबारी यूनियन। बेटा इसमें क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल क्या बताया इसमें सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इन रे बेरुबारी के केस में कहा प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर केशवानंदा भारती लिखो, नंबर टू, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला पोजीशन चेंज करते हुए कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द, ठीक है। फिर प्रियम्बल जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसी चीज को आगे बढ़ाते 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 फिर ये सार बोमई का केस आता है, नंबर थर्ड, ये सार बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहता है कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो चीज केशवानंद भारती में शुरू की गई थी उसी चीज को फर्दर करने का काम किसमें किया गया है? एसआर बोमई के केस में किया गया है। तो ये था हमारा पहला यूनिट। और हम इसी तरह से आपके सारे सब्जेक्ट के सारे यूनिट को, इंश्योरेंस को भी, कॉन्ट्रैक्ट को भी, सारे उसको हम बेटा डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है, क्योंकि लग रहा होगा शायद, तो आप क्या करोगे इसको, तो क्या कर लोगे आप, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मन करेगा तो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी भेज देना इसको, ठीक है, कि वो भी पढ़ लें, वो भी थोड़ा नंबर पा जाए। नहीं तो उनके पापा गाली देंगे तो तुम ही जिम्मेदार होगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।